हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो कल हमने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। तो आज हम इसका फाइनल पार्ट यानी स्टैटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। स्टैटिक्स को हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी, यानी किसी को संख्या के रूप में कलेक्ट किया जाए तो दैट्स कॉल्ड स्टैटिक्स, या हिंदी में आप कह दीजिए सांख्यिकी। तो अब देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, मीनिंग वही है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक डाटा, तो दैट्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक। भाई, कलेक्शन ऑफ डाटा ये भी कह सकते हैं। तो अब प्लूरल में और सिंगुलर में इसके दो मीनिंग है। अब देखिए, दो मीनिंग कैसे हैं। प्लूरल में इसके दो मीनिंग है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटेटिव उसको कहते हैं जिसको गिना ना जा सके, जिसको गिना जा सके। बस 10 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 मीटर, 5 मीटर, समथिंग समथिंग। तो क्वांटिटेटिव में तो देखिए कितनी हाइट है, कितना वेट है, कितनी संख्या है, और मतलब कि क्या चीज कितने अमाउंट में है, यानी कि उसको गिना जा सकता है। इट कैन बी मेजर। एंड सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव, कांट बी मेजर, गुड, बैड, सेमी गुड, सेमी बैड, पता नहीं लाइक दिस। तो दैट्स कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा। ये इसके टू पार्ट हो गए। अब सिंगुलर में देखें तो देखिए, इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। भाई, सारे डाटा का हमने कलेक्शन करना है, उसको ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसका प्रेजेंटेशन करना है, एनालिसिस करना है, और फिर इंटरप्रिटेशन यानी उसकी ही व्याख्या करना है। तो ये हमारा सिंगुलर उसमें है। तो अब देखिए, भाई कलेक्शन करो। मान लीजिए आपके पास साबुनों का ढेर है, उसको कलेक्ट कर लिया। तो देखिए, सबसे पहली बात, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, तो अब उसको आपने कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन कर लिया। भाई, किसी पर्टिकुलर कंपनी की कितनी साबुन है, कि 10 साबुन इस फला कंपनी की है, ये इस फला कंपनी की है, इतनी इस फला कंपनी की है। अब प्रेजेंटेशन, उनको एक जगह दिखाना है, एक जगह इकट्ठा करके रख दिया, ये इतनी इसकी, ये इतनी इसकी, ये इतनी इसकी, ये प्रेजेंटेशन हो गया। अब एनालिसिस, हाँ ये भी हमें अपनी तरफ से करना है कि भाई हाँ, एनालिसिस करना है कि हाँ भाई किस कंपनी की कितनी है। अब इंटरप्रिटेशन, फिर अब मेरे जैसी आपको बताएगी कि हाँ भाई इसकी इतनी है। तो अब स्टैटिक्स की हम नेचर देख लेते हैं। ये दो तरह से होता है, साइंटिफिक भी हो सकता है, आर्ट भी हो सकता है। साइंटिफिक इसलिए क्योंकि कई बार ये साइंटिफिक मेथड में भी यूज किया जाता है, जैसे कि भाई कितनी ड्रग, मतलब कितनी दवाई खाई है किसी पेशेंट ने, कि पर्टिकुलर दवा किस पेशेंट पे असर कर रही है और किस पेशेंट पे नहीं कर रही है। इस दवा में कोई भी जो है, मतलब कितने केमिकल हैं वो इतने हैं, मतलब पेशेंट की हेल्थ कितनी इम्प्रूव हुई, कितने पेशेंट की मतलब हालत खराब हुई इस दवा को लेके। तो ये साइंटिफिक मेथड में ये साइंटिफिक डाटा हम कलेक्ट करते हैं। आर्ट, भाई मैनेजमेंट किसी कंपनी का किस तरह, कोई सी कंपनी कितने हायर लेवल पे गई, कौन सी कंपनी कितनी लो लेवल पर गई, ये हम देखते हैं आर्ट में। तो यहाँ पर जो है स्टैटिस्टिक एक आर्ट बन जाता है। तो अब हम देखते हैं स्टैटिक्स की जो है इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो इम्पोर्टेंस तो देखिए, सबसे पहले ये इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को देखिए समझने में हमारी मदद करता है कि भाई कहाँ पर कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो सब समझने में हमें ये मदद करता है। वो इसलिए क्योंकि जो नेशनल इनकम है वो काउंट की जाती है, इसलिए। तो अब वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट, भाई इनकम का कितना इफेक्ट पड़ता है, कि भाई डिमांड बढ़ेगी तो क्या इफेक्ट होगा किसी चीज़ के होने से, मतलब कि ये माफ कीजिएगा, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, कि हाँ इस चीज़ की डिमांड पड़ेगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये वर्किंग एंड कॉज पर काम करता है। इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड मॉडल का काम करता है कि हायर एजुकेशन होने पर
इनकम पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, या किसी चीज की कीमत बढ़ने पर या कीमत घटने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये थ्योरीज और मॉडल के ऊपर भी फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये भी एनालाइज करता है कि करंट इनकम कितनी है हमारे देश में, उस लेवल पर इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी। तो अब फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी के फॉर्मुलेशन पर भी काम करता है कि कौन सी पॉलिसी किस तरह से काम करेगी, इसका किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा। एंड सर लास्ट वन इज इलेबोरेट डाटा इन कॉन्साइन फॉर्म। ये हमारे डाटा को मैनेज करना का भी काम करता है कि यहाँ पर ये चीज हुई, यहाँ पर ये चीज इतनी हुई, ये भी काम करता है। तो अब हम इसके स्कोप देखते हैं। तो अब इसके देखिए हम स्कोप क्या कहते हैं। तो देखिए वैसे तो स्टैटिस्टिक्स हमारी एवरीडे लाइफ में काम आता है, हाँ थोड़े मामलों में या ज़्यादा मामलों में, लेकिन जो इसके मेन स्कोप है इकोनॉमिक्स के नज़रिए से वो देखिए ये है। तो देखिए सबसे पहले ये प्लानिंग में काम आता है। तो ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा काम में लिया जाता है कि वो ट्रैफिक डाटा कलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो उससे वो ये मतलब ये डिसाइड करते हैं कि ट्रैफिक डाटा जब कलेक्ट होगा तो हाँ वहाँ पर कितना कंस्ट्रक्शन करना है और कितना काम करना है। तो अब बिजनेस और मैनेजमेंट में हाँ भाई कि फला कंपनी कितना आगे ग्रो कर रही है किसी और कंपनी के मुकाबले में, और आगे इन फ्यूचर वो कितना कर सकती है। तो वहाँ पर इंडस्ट्री लेवल पे हाँ सीधी सी बात है कि प्रेजेंट लेवल में कौन सी इंडस्ट्री है जो हायर लेवल पे है और लो लेवल पे है उसके प्रोडक्शन से। तो अब इकोनॉमिक्स में सीधी सी बात है एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जीडीपी रेट, ये इसके द्वारा स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है कि हाँ यहाँ पर कितनी एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी रेट कितना बड़ा, ग्रोथ रेट कितना बड़ा, वो इससे देखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उससे क्या है कि वो पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करती है, वो किसी देश पर किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके ये कलेक्ट करती है कि वहाँ पर क्या चीज़ें कितनी है, कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग बाहर से आए हैं। तो ये भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है स्टैटिस्टिक्स की मदद से। तो अब अभी तक हमने इसके स्कोप देखे, लेकिन हाँ इसकी भी अपनी लिमिट है, वो देखिए क्या है। तो देखिए अब इसकी देखिए लिमिट क्या है। तो कई बार है ना उस लिमिट के होने से जो हमारे स्टैटिस्टिक है अनट्रस्टेबल है, यानी कि विश्वास के योग्य नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ न्यूमेरिकल चीज़ों को यूज़ किया जाता है। मतलब कि हाँ भाई अब देखिए इसमें क्या यूज़ किया जाएगा कि हाँ भाई पर्टिकुलर जगह पर इतने लोग रहते हैं, इसमें ये नहीं मेजर किया जाता कि कितने लोग तो स्वस्थ हैं और कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग नशा करते हैं और कितने लोग जो हैं वो हेल्दी खाना खाते हैं, ये इसमें मेजर नहीं किया जाता, ओनली न्यूमेरिकल। तो अब ये एवरेज बेसिस पे यूज़ किया जाता है। जैसे आपको पता है, आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि किसी की एज एक साल है, किसी की 2 है, किसी की 3 है। अब तीनों की एवरेज है तो तीनों को जोड़ के उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, वो एवरेज एज आ गई। तो ये एवरेज बेस पे होता है कई बार। तो इसमें क्या होता है, एक तो रेफरेंस नहीं दिया जाता और रेफरेंस ना होने की वजह से अनट्रस्टेबल हो जाता है। कोई भी चीज़ उसका रेफरेंस तो देखिए दिया ही जाना चाहिए। और कई बार जो डाटा होता है उसका मिसयूज किया जाता है। कई बार कुछ चीज़ें तो देखिए बताई ही नहीं जाती हैं। तो नेक्स्ट वन इज रॉन्ग टूल। सही सी बात है भाई, मिसयूज हो गया और कई बार गलत तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कई बार कुछ चीज़ें जी छुपा ली जाती हैं। अनरियल अजम्पशन, तो देखिए अभी एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। हमारे टाइम में जो ये भ्रूण हत्या का कॉन्सेप्ट चला था, तो उसके हिसाब से ये बताया गया था कि 1000 लोगों के ऊपर, 1000 लड़कों के ऊपर इतनी लड़कियां हैं। तो वो है ना सिर्फ कुंवारी लड़कियों को यूज किया गया है, अनमैरिड। तो हो सकता है उनमें कुछ तलाकशुदा हो, विधवा हो, जो कि विवाह के योग्य भी हो, विवाह कर सकती हो, इस एज में हो, उनको कलेक्ट नहीं किया जाता। तो उस हिसाब से ये अनरियल अजम्पशन हो जाती है और कई बार इनकम्प्लीट
नॉलेज भी दी जाती है। तो ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर। तो कई बार नहीं बताया जाता, जैसे अभी मैंने बताया कि 1000 लोगों के ऊपर इतनी लड़कियां हैं, तो उसमें विधवाओं को और जो तलाकशुदा है उनको अलग कर लिया जाता है। तो एक आधी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे एज भी हो जाती है, लेकिन मतलब कि कहने का मतलब उनसे शादी की जाती है, लेकिन उसको इसके अंदर ऐड ही नहीं किया जाता। तो वही इनकम्प्लीट नॉलेज भी इसके अंदर ऐड हो जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, ये अब कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए। ध्यान रहे सिर्फ चैप्टर से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही कीजिएगा, उन्हीं का जवाब दिया जाएगा। बाकी किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।